नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। खास खबर में आज हम बात करेंगे जो चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में रविवार को फरीदाबाद के गतपुरी में बीजेपी की एक महारैली हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल से लेकर केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता की पुरजोर मांग पर बल्लभगढ़ पलवल मेट्रो लाइन की स्वीकृति की घोषणा की, जिसके 2 दिन बाद ही इस परियोजना पर काम शुरू हो गया। मंगलवार को मेट्रो लाइन की टेक्नो फिजिबिलिटी का अध्ययन करने के लिए टीम पहुंची। अब जल्द ही इस लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है और चुनाव काफी नजदीक है, तो सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। रैली, डोर टू डोर कैंपेन और तमाम तरीकों से पार्टियां लोगों के बीच जा रही हैं और जनता के बीच अपनी बात रखी जा रही है। पलवल की मेट्रो लाइन मित्रों, बहुत जल्दी इस लाइन को स्वीकृति दिलवाकर और इस लाइन का काम शुरू कराया जाएगा। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी आपके साथ करना चाहूंगी। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं और जैसे रविवार को एक घोषणा हुई और बड़ी सौगात मिली है फरीदाबाद वासियों को, बल्लभगढ़ और पलवल की जो मेट्रो है उसके लिए स्वीकृति मिली और 2 दिन के अंदर ही काम शुरू हो गया है। तो 2024 की चुनाव की तैयारियों का आगाज माना जाए इसे? देखिए, जहां तक बल्लभगढ़ पलवल मेट्रो लिंक का सवाल है, उसको आप चुनाव के साथ जोड़ के ना देखें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8.5 साल के कार्यकाल को अगर आप देखें तो आप एक चीज पाएंगे कि हरियाणा के ढांचागत विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो काम किया है वो रिमार्केबल है, वो बेहतरीन काम जो हुआ। क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा में पद पे काम करना शुरू किया, उनका बड़ा क्लियर फोकस था हरियाणा के ढांचागत विकास पे। देखिए, जिस हरियाणा के अंदर जब बजट पेश होता था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे हम अपना ढांचागत विकास करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले मात्र 5,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए और बहुत ज्यादा तो 6,700 करोड़ रुपए, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता था। लेकिन मनोहर लाल जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि हरियाणा का ढांचागत विकास बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, प्रदेश की आमदन बढ़ेगी, रोजगार के साधन का सृजन होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और आम आदमी के जीवन पे उसका एक बेहतरीन जो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अगर आप उनके कार्यकाल के पहले बजट को देखेंगे तो पहले बजट में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन हुआ 17,000 करोड़। और अगर हम आखिरी बजट की बात करते हैं तो उस बजट में नजर डालते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रोविजन किया गया 47,000 करोड़ के लगभग। मतलब बजट का लगभग 1/3 उन्होंने केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर ढांचागत विकास के लिए रखा और उसका नतीजा आप अपने सामने देख रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसके अंदर 17 नेशनल हाईवे या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में 2014 से पहले 2 नेशनल हाईवे होते थे, NH10 और NH1 जिसको आजकल हम NH44 बोलते हैं। इस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर थे कि NH73 जो प्रोविजन था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार के अंदर NH73 नहीं बना। मैं बात कर रहा हूं पंचकुला से यमुनानगर का जो हाईवे। आप अगर ध्यान से देखेंगे, उस हाईवे को केवल इसलिए नहीं बनने दिया कि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई की वजह से कि उसका बेनिफिट दूसरी नेता को ना मिल जाए, हुड्डा साहब ने 10 साल उस नेशनल हाईवे को नहीं बनने दिया। यमुनानगर और पंचकुला के बीच में आवाजाही करने वाले लोगों को 10 साल लगातार परेशानी होती रही, लेकिन हुड्डा साहब की कान पे जू नहीं लगी। ये सरकार जब आई तो इस सरकार ने NH73 को भी आगे मनोहर जी ने बनाया। क्यों? क्योंकि मनोहर जी को पता है कि ढांचागत विकास किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से कम 2 नेशनल हाईवे ना गुजरते हैं। बहुत से जिले तो ऐसे हैं आज जहां 5 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। उसका नतीजा ये हुआ, हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ,
उनकी जमीन के दाम बेतहाशा वृद्धि हुई। आपको याद होगा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी एक बार सोनीपत आए, उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही थी कि मैं हरियाणा के किसानों को कहूंगा कि भाई अपनी जमीन मत बेचना, आने वाले समय के अंदर इतने नेशनल हाईवे बनेंगे कि आपकी जमीन करोड़ों रुपए की हो जाएगी। और वो इस सरकार ने करके दिखाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र से अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र से जो मांगा, और अगर हरियाणा प्रदेश ने अपने स्तर पे जो ढांचागत विकास किया वो आपके सामने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए पहले होता ये था कि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, घोषणाएं होती थी, लेकिन बाद में वो घोषणाएं पूरी नहीं होती थी। और इस प्रदेश के अंदर तो ऐसे हालात भी हुए हैं कि जो रोड के ऊपर हम बैरिकेड या यूं कहिए जो रोड बम बनाते, उसको ही ढांचागत विकास मान लिया जाता था। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं जो फक्र से ये बात कहते थे कि देखिए मैंने 35,000 रोड बम तैयार करवा दिए, मतलब वो ढांचागत विकास की श्रेणी में लिए जाते थे। आज क्या है, आज प्रदेश के अंदर अस्पताल बन रहे हैं, आज प्रदेश में हाईवे बन रहे हैं, आज प्रदेश में मेट्रो चल रही है, आज प्रदेश के अंदर से 3 वंदे भारत ट्रेन क्रॉस कर रही है। आज स्थिति ये है कि प्रदेश के अस्पतालों के का कहीं पे 300 बेड का अस्पताल, कहीं पे 700 बेड का अस्पताल, जैसे गुड़गांव में बन रहा है, पंचकुला 300 बेड का अस्पताल कर दिया है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जिस तरह से विश्वकर्मा कौशल रोजगार यूनिवर्सिटी पलवल, तो जिस तरह का ढांचागत विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में किया, उसका नतीजा क्या हुआ? जिस प्रदेश की जीएसडी थी मात्र 4.25 लाख करोड़ रुपए थी 2014 तक, उस प्रदेश की जीएसडी थी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। जिस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम मात्र 1,27,000 रुपए थी, उस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2,94,000 रुपए से ज्यादा हो गई। ये ढांचागत विकास का ही नतीजा है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हरियाणा प्रदेश में हुई है, उसका नतीजा हम आर्थिक विकास में देख रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगी आपके पास। टीना जी, आपके पास आना चाहूंगी। ढांचागत विकास की बात हो रही है, जिस तरह से ये भी बात हो रही है कि जो इस 9 साल के कार्यकाल में, अभी के कार्यकाल में विकास हुआ, ढांचागत विकास, इससे पहले की सरकारों में नहीं हुआ, या उसका 1/4 जी जी, मैं 9 साल की बात नहीं करूंगी। 4 साल पहले मौजूदा सरकार ने एक घोषणा की थी कि फरीदाबाद से गुरुग्राम तक एक अलग मेट्रो लाइन बनेगी। मेरा सवाल ये है कि कितना काम हो चुका है, ये मुझे जानना है। विपक्ष के तौर पर मुझे जानना है कि ये कितना काम हुआ है, क्योंकि हवाई घोषणाएं तो ये लगातार करते आ रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। इनकी कथनी और करनी में ये फर्क है कि कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उसका तुरंत जो है उद्घाटन करने, या माफी चाहती हूँ, घोषणा करने में पहले आ जाते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है इवेंटबाजी में ज्यादा विश्वास करती है, ना कि विकास के कार्य करने में। ये सबने देखा है। अब आपको मैं एक बात जिक्र करना चाहती हूँ कि देखिए गुड़गांव का इन्होंने नाम बदला गुरुग्राम, लेकिन आप देखिए 8-8 किलोमीटर तक वहां पर जो है लंबा एक जाम लगा रहता है। एक बारिश में वहां सीवरेज की हालत देख लीजिए, वहां पर सड़कों की हालत देख लीजिए। एक बारिश में जो है सड़कें उनकी खस्ता हालत हो गई है। कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार हरियाणा के अंदर, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। विकास के नाम पर इन्होंने वोट लिए, जनता ने इनको वोट भी दिया। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिया, तभी तो सरकार में है। लेकिन इनकी जिम्मेदारी क्या है कि ये सिर्फ स्टेज पर जाकर सिर्फ भाषणबाजी करने में इनके नेता जो है नंबर 1 है। हरियाणा प्रदेश जहां बेरोजगारी में नंबर 1 है। लेकिन टीना जी, जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ घोषणा कर दी जाती है, लेकिन परसों ही देखने को मिला कि बल्लभगढ़ पलवल मेट्रो का काम के लिए घोषणा की गई और धरातल पर कल से उसका नतीजा भी देखने को मिला है, टीम भी पहुंची है। ये घोषणा इसमें 9 साल से ये क्या कर रहे थे? इससे पहले क्यों नहीं कर रहे कुछ भी? एक भी मेट्रो लाइन इससे पहले 1 इंच भी इन्होंने इससे पहले बिछाई हो तो कुछ भी नहीं। इनको सिर्फ घोषणाएं करने में विश्वास करती है सरकार। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि अगर कोई काम करते ही ऐसा, अगर कोई भी काम करते हो तो जनता के बीच जाते, कोई भी जन समाज में अगर इनसे कोई सवाल भी पूछ लेता है तो उसकी हालत क्या करते हैं? ये तो चलो हम टीवी डिबेट में इसलिए इनसे हफ्ते सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, वरना ये हम पर भी यहाँ बैठे बैठे कोई कार्रवाई करवा दे। इनकी हालत इस समय ये हो गई है, ये जो सवाल पूछते हैं इनसे तो ये जवाब में सिर्फ उनको लाठी डंडे देते हैं। किसानों की हालत आपने देखी होगी, इस प्रदेश में क्या हालत कर दी है इन्होंने। लेकिन हाँ, ये जो हवाई घोषणा में मैं कह रही हूँ नंबर 1 इसलिए है क्योंकि जो मैंने इनसे सवाल पूछा इनके पास जवाब भी नहीं होगा, इधर उधर की बातें करेंगे खूब सारी। लेकिन जो सड़कों की हालत है हरियाणा प्रदेश में, हर एक विधानसभा में जाकर ये खुद जाए कभी तो धरातल पर जाकर देखे तो पता चलेगा इनको। लेकिन लेकिन खट्टर जिसे कहा जाता है, अब फिलहाल जो लोग जो है जनता उनको खटारा सरकार इसलिए बार बार कह रही है क्योंकि खटारा सरकार ने सिर्फ जो है
सिर्फ आप सिर्फ खोखले नारे दिए हैं। एक बिजली मंत्री जी है, अभी मीटिंग कर रहे थे, सोचिए बिजली मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, लाइट बिजली चली गई वहां पर, सब लोग फोन से उनको दिखा रहे हैं। तो ये दुर्दशा है इस प्रदेश के समय। अगर बिजली मंत्री को ये विकास कितना खोखले नारे, सोचिए एक बिजली मंत्री जो है वो मीटिंग में ही बिजली चली गई। हरियाणा के प्रदेश जब धरना करते हैं तो ये कहते हैं कि विपक्ष पर ठिकरा फोड़ देते हैं कि विपक्ष उनको बहका रहा है। तो बिजली की समस्या क्यों नहीं है हरियाणा के अंदर? ये क्यों नहीं घोषणा करते आकर? ये तब नहीं बोलते हैं। इनके पास जो है ये फेक डाटा जरूर है। ये मुझे लगता है घर पे बैठ के डाटा बनाते होंगे, क्योंकि इनकी IT सेल जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। मीडिया में जो जिस तरीके का नैरेटिव ये लोग चलाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में, उस तरीके का ये नैरेटिव दे देंगे कि हमने ये भी काम किया, इतने करोड़ का काम किया, फिर इतने करोड़ का काम किया है। आपके प्रदेश में इतना कर्ज चढ़ रहा है, जब हम सरकार में आएंगे तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा उस कर्ज को हम चुकता कैसे करेंगे। इन लोगों ने इतने बेफिजूल के, जिसे कहते हैं, सिर्फ अपने घरों में, इनके यहाँ जाकर देखिए, इनके यहाँ सब सुविधाएं हैं, लेकिन जनता जो है वो अंधेरे में रहे और बिना पानी की सुविधाओं के रहे। कोई ऐसी सुविधा नहीं दी, सिर्फ खोखले नारे दिए। इसलिए हम लगातार जो है बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ ये सरकार जो है घोषणे वाली और जुम्मेदार। ठीक है प्रवीण जी, आऊंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। टीना जी आपके पास भी लौटूंगी। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? दीपिका जी, जैसे मेरे भाई प्रवीण अत्रे लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मेरे को तो शक होने लगा कि 2014 से पहले यहाँ आदिवासी जीवन में रह रहे थे। ये जो शर्ट मैंने पहन रखी ना, कपड़ा, ये इन्होंने इजाद किया। उससे पहले तो पट्टे बांध कर घूमते थे सारे। इतनी लंबी घोषणाएं, इवेंट मैनेजमेंट सरकार, आज इनको याद आ रहा है 9 साल के बाद। मैंने सुना था कुंभकर्ण सबसे लंबी नींद सोता है 6 महीने, लेकिन उससे भी ज्यादा 4.5 साल ये सरकार सोती है, बीजेपी सरकार। आज इनको जन संवाद याद आया जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा निकाली। जब जनता उनसे जुड़ने लगी तो मुख्यमंत्री को जन संवाद याद आ गया। उससे पहले AC रूम में बैठे हुए थे, नहीं याद आया। आज ये खेत में जाके कणक के दाने गिनते हैं। और सबसे बड़ी बात दीपिका जी, आज आप उद्घाटन की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए मूल समस्या पे आइए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, ये 4 चीजों में हरियाणा नंबर 1 है। इन पे आइए, बताइए क्या करना है। और दूसरा, 67,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश के ऊपर, जो आज 4 लाख करोड़ के करीब कर दिया। क्या किया इन्होंने? ढांचागत विकास। कौन सी इंडस्ट्री लगाई इन्होंने? कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला? कौन सी यूनिवर्सिटी खोली? ये सिर्फ झूठ के पुलंदे हैं। जनता इनको समझ चुकी है। काट की आंधी एक बार चढ़ती थी, चढ़ गई। 2019 में चढ़ी नहीं थी, उतर गई थी। ये तो एक झूठी पार्टी इनके साथ मिल गई, जो आया सीएम वाली पार्टी, जिसने वोट तो बीजेपी के खिलाफ लिया। वोट ये क्या कर लिया कि हम इनको यमुना पार पहुंचाएंगे। वोट ये क्या कर लिया कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, लेकिन अफसोस इन्हीं की गोदी में बैठ गई। आज देखिए प्रदेश का कौन सा वर्ग सुखी है। दीपिका जी, आप भी समाज में रहते हैं, आप ही बताइए। परिवार पहचान पत्र, ऐसी समस्या इन्होंने बना दी, परेशान प्रमाण पत्र बना दिया उसको, जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय ठीक कराने के लिए, अपने किसी मेंबर को इंक्लूड कराने या एक्सक्लूड कराने के लिए, बिजली का मीटर ठीक कराने के लिए लगातार कभी बिजली बोर्ड में, कभी कमेटी में चक्कर लगा रहा है। प्रॉपर्टी ID 42,72,000 प्रॉपर्टी ID बनी, और अफसोस की बात, सारी की सारी गलत। और अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो कहते 8.5 लाख प्रॉपर्टी ID ठीक करने के आवेदन प्राप्त हुए। आप देखिए कितना झूठ बोलते हैं। मैंने DULB से RTI मंगाई, मैंने कहा याशी कंसल्टेंसी जिसे 160 करोड़ का भुगतान किया गया आपने, उसके ऊपर पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया गया? मेरे को जवाब क्या मिला? याशी कंसल्टेंसी के एग्रीमेंट में था, भेजा मेरे को बोले कि 5% से अगर ऊपर उसकी गलतियां होंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कंपनी की गलतियां 4.98% है। अब कंपनी DULB की बात माने या मुख्यमंत्री की माने? मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं 8.5 लाख त्रुटियां आई है, तो 8.5 लाख त्रुटियां मतलब 20% गलत हो गया, तो कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सिर्फ झूठ के पुलंदे हैं। ये लगातार ओंकार जी आपके सवालों का, ओंकार जी और टीना जी आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं के सवाल सुने होंगे, तो जिस तरह से अभी ओंकार जी लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल। प्रवीण जी देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि मैं एक एक करके दोनों प्रवक्ताओं के जवाब दे देता हूँ। जब हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, इनको बड़ी तकलीफ होती है। ये कहते हैं साहब ये तो झूठे आंकड़े लेके आते हैं। साहब आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में है, सरकार के रिकॉर्ड पे है, विधानसभा में उन आंकड़ों को पेश किया जाता है। अगर आपको लगता है वो आंकड़े झूठे हैं, तो विधानसभा में आपके जो लोग हैं वो क्या करते हैं? सोते रहते हैं।
वहां पे क्यों नहीं बोलते वो? लेकिन आप जनता तो कितना हरियाणा पे भाषणबाजी करते हैं। अब इनके एक एक बात का जवाब देते हो। ये कहते हैं कौन सी मेडिकल कॉलेज खोल दी, कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल दी आपने? करनाल बुटेल में जाके देखिए, पंडित दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको दिख जाएगी। फरीदाबाद में जाइए, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज आपको दिख जाएगा। लेकिन साहब आपका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध ही नहीं रहा। जिस वक्त आप सत्ता में थे, प्रदेश का बजट था मात्र 3500 करोड़ रुपए का, मात्र 2300 करोड़ रुपए का। और कर्जा ये बताइए, कर्जा कितना था? मतलब कर्जा कितना था? आप 4 लाख करोड़ का कर्जा बना दिया। कर्जा बताइए कितना था? बीच में चुप कराइए, इनको बीच में चुप कराइए, बीच में एक एक करके आप ही के सवालों के जवाब में ले रही हूँ। ओंकार जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, एक एक करके अपनी बात। ये कहते हैं कि साहब पहले 2014 से पहले तो यहाँ आदिवासी रहते थे। कितना था, आज कितना? आपने ये हालात कर रखे थे कि जो गरीब शोषित वंचित समाज था, सरकारी योजनाओं का लाभ उसको मिलता ही नहीं था। जो ताकतवर लोग थे, जो सत्ता के चहेते लोग थे, वो सरकार का आनंद लूटते थे। आम गरीब शोषित वंचित समाज जो इंतजार करता रहता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार हरियाणा में सरकार को आम आदमी की सरकार बनाया। नगर दर्शन पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल, आम आदमी सीधा पता लग जाएगा कौन किसका भाई है, कौन किसका भतीजा, कौन बीजेपी वाला, सब पता लग जाएगा। सीधा मुख्यमंत्री को भेज सकता है। इस मुख्यमंत्री ने ये काम करके दिखाया। अब बात करते हैं कांग्रेस वाली बहन जी की। कांग्रेस वाली बहन जी कहती है देखिए गुड़गांव के अंदर तो 8-8 घंटे जाम लगते हैं। जिस वक्त सत्ता में मनोहर जी आए थे बिल्कुल 8 घंटे जाम लगा था होंडा चौक के ऊपर जल भराव की वजह से। वो आपका किया धरा था बहन जी। हुडा साहब ने गुड़गांव के सारे आउटलेट बिल्डरों को बेच दिए। जो नजफगढ़ ड्रेन जो है, जो बादशाहपुर ड्रेन, जो गुड़गांव की आउटलेट नेचुरल आउटलेट था, वहां पे बिल्डरों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। जब बारिश का पानी बाहर जाएगा नहीं तो उनको तुम क्या कर रहे हो? इस समस्या का समाधान किया। ये तो बताइए, आप दूसरे पर दोष लगाने के अलावा कुछ करते हो क्या? समस्या थी और उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके जल भराव की समस्या का निदान किया। आज गुड़गांव में लगता है जाम, आज होता है जल भराव, लेकिन समस्या आपकी पैदा की थी। अब ये कहते हैं देखिए बिजली मंत्री जो है बैठक कर रहे थे। जो इस सरकार ने जो लाइन लॉस इनकी सरकारों के दौरान 30% से ज्यादा था, वर्तमान सरकार उस लाइन लॉस को लेके आ गई 15% से नीचे। नतीजा ये हुआ हरियाणा के लगभग 6000 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है आज। इस हरियाणा प्रवीण जी, ओंकार जी का सवाल है, ओंकार जी का सवाल है, क्योंकि ठीक है ओंकार जी का सवाल ले लेती हूँ कि उनका कहना है कि आप सत्ता में हैं और आरोप मढ़ने के अलावा आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं। जब हम बात करते हैं, हम तुलना करते हैं, हम बताते हैं कि साहब हमने ये काम किया लेकिन हमसे पहले की स्थिति ये थी। और जैसे ही हम पहले की स्थिति के बारे में बताते हैं इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। जब हम कानून व्यवस्था की बात होती है, हम बताते हैं कि साहब जब हम सत्ता में आए थे ओवरऑल क्राइम के अंदर हरियाणा प्रदेश में 55% की वृद्धि हुई थी 2004 से लेकर 2014 तक। और ये एनसीआरबी के आंकड़े। महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हुई 70%। कानून व्यवस्था पे काम करना शुरू किया, महिला थाने खोले, पुलिस बल में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि महिला के प्रति अपराध जो 174% बढ़ चुके थे वो 27% पे आ गए। ओवरऑल क्राइम जो 555% बढ़ चुका था वो 37% पे आ गया। हम जब ये तुलना करके बताते हैं इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इनका नकाब उतरना शुरू हो जाता है। जो यहाँ बैठ के राजनीतिक भाषणबाजी करके एक झूठा नैरेटिव करने का प्रयास करते हैं वो इनका कामयाब नहीं होता, इसलिए ये परेशान हो कहते हैं साहब ये तो झूठे आंकड़े बोलते हैं, साहब ये तो आंकड़े लेके आ जाते हैं। ये इनके कुतर्क होते हैं। अब देखिए किसानों का जिक्र कर लेते हैं। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुडा साहब जब आखिरी साल में थे, हरियाणा के किसान की गेहूं की खरीद होती है मात्र 36 लाख मीट्रिक टन। बहुत खुश है आपके किसान। 74 लाख। आप इस पर वोट लेने जाएंगे तो पता लगेगा। जब हम इनसे पूछते हैं कि साहब जब आपके समय में 36 लाख मीट्रिक टन की खरीद क्यों होती थी, क्या आपके समय गेहूं कम पैदा होती थी? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को क्रेडिट। तो प्राइस इंडेक्स और आज का प्राइस इंडेक्स देखो, उस वक्त महंगाई क्या थी, आज कितनी है ये बताइए। आप प्राइस इंडेक्स की बात कीजिए, उस टाइम पे प्राइस इंडेक्स क्या था, आज क्या ये बताइए। जो अपने आप को किसान हितैषी बताने का ढोंग करते हैं, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि जब ये सत्ता में 6 साल रहे, क्या किसान का सरसों एक दाना खरीदा था? पूछिए इनसे। क्या किसान की सूरजमुखी एक दाना खरीदी थी? पूछिए इनसे। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ। टीना जी, आप अगर बात की जाए जिस तरह से अब आपने सवाल सुना होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई कमियां रही हैं, चाहे ढांचागत विकास की बात की जाए या किसानों से खरीदी की बात की जाए। दीपिका जी, सरकार में ये है इस समय दायित्व इनका है सवाल का जवाब देना। ये गुड़गांव की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, जनता ने इनको चुना है तो जिम्मेदार ये है सवालों के जवाब देने के लिए। दूसरी बात में इनको एक जवाब देना चाहती किसानों के लिए। हमारे समय में इस तरीके से लठ नहीं चलाते थे जो इनकी सरकार चला रही है इस समय।
किसानों के ऊपर, बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर लगातार जो है ये सरकार भाजपा लगातार जजपा मिलकर जिस तरीके से लड़ चला रही है, बड़ा अपने आपको बताते हैं कि हम तो किसान हितैषी है। किसान हितैषी होते तो इस तरीके से लड़ चलाते। हमारी सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन इस तरीके से कभी व्यवहार नहीं किया जितना दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया। लेकिन अभी मैंने इनसे मेट्रो का सवाल पूछा, इनके पास जवाब ही नहीं है। जवाब क्या देंगे? क्या इन्होंने किया अभी तक? खुद स्वीकार कर रहे हैं, घुमा के यही इनके मुख्यमंत्री करते हैं और यही देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब टमाटर के भाव भी देख लीजिए कितने बढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या कहेंगी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण आके कि मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, मैं तो उस परिवार से नहीं। अब वो भी कह देंगी मैं तो टमाटर भी नहीं खाती हूँ इसलिए इतना महंगा हो गया। इनके यहाँ इतने झूठे झूठ लोग हैं ये सरकार में। अब हर तस्वीरों को ये इंकार कर देंगे, डाटा जरूर दिखाएंगे, फेक डाटा, क्योंकि इनके यही बनता है। मैंने जैसे कहा इनकी IT सेल बहुत मजबूत है, क्योंकि झूठा डाटा दिखाने में। लेकिन जो ये तस्वीरें बयां क्या कर रही है, ये तस्वीरें दिखा रही है आपकी नाकामी का, कि आपकी सरकार इतनी नाकामी रही है, आपकी सरकार इतनी नकारी रही है। आज तक कभी केंद्र सरकार से 9 साल हो गए, 9 साल में कोई पत्राचार किया हो कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर ध्यान दे। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी। कई तरह की कमियां रह गई हैं जिनको दूर करने में समय लग रहा है। कमियां क्या थी जी? खड्डे खोदे हुए थे, सरकार ने बना दिए। इनसे पूछिए आज उड़ता हरियाणा कहाँ जा रहा है, आज उड़ता अम्बाला कहाँ जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इनको और कोई काम नहीं आता। इवेंट मैनेजमेंट के अलावा आज ये बता दें कि देश का प्रदेश का जो लोग केवल जात पात की राजनीति करते थे, बता दीजिए इन्होंने किसको राजनीति नहीं बांटी। किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, सरपंचों के ऊपर, OPS पेंशन वालों के ऊपर, NRM वालों, किसके ऊपर लाठियां नहीं लगाई इन्होंने। प्रत्येक व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट किया और अब 2024 में इनका फिटनेस टेस्ट होने वाला है। पोर्टल खेलने वाली सरकार, हर एक काम में पोर्टल, हर एक काम में पोर्टल। आप जरा CSC सेंटर में जाइए, किसी समस्या के निदान के लिए परवीन अत्री जी आप जाइए अपनी प्रॉपर्टी आदि ठीक कराने के लिए CSC सेंटर में, पता लग जाएगा 500 रुपए लेता है CSC सेंटर वाला, और 2 बार प्रॉब्लम रिवर्ट होकर आ जाती है, 200 रुपए फिर लेता है। आज CSC सेंटर से जनता परेशान हो चुकी है, लूट के। प्रवीण जी एक चीज जो हमेशा गौर करने वाली मैंने भी देखी है, मैं लगातार डिबेट करती हूँ और मैं सुनती हूँ कि विपक्ष की तरफ से हमेशा पोर्टल को लेकर हमेशा निशाना साधा जाता है। वो क्या वजह आप समझते हैं कि पोर्टल से ऐसी क्या दिक्कत है विपक्ष को? मैं बताता हूँ। देखिए इस हरियाणा प्रदेश में 2014 से पहले वाइट बीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवादी राजनीति होती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सारे के सारे बीजेपी का भर्ती है, आज होता नहीं है। आज तो सारे का सारा भ्रष्टाचार बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये सरकार जाने दो, आधे से ज्यादा जेल में मिलेंगे, आधे से ज्यादा जेल में मिलेंगे। बताता हूँ वजह क्या, ये क्यों होते हैं ऐसा। देखिए क्या हुआ जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार पे चोट करना शुरू किया, पारदर्शी शासन देने के लिए तकनीक का उपयोग करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि मानव इन्वॉल्वमेंट जो है उसके अंदर बहुत से इस तरह के शक शुबे रहते हैं, क्योंकि मानव का स्वभाव भी होता है। बहुत से लोग काली भेड़ें भी होती है सिस्टम में, तो उन काली भेड़ों की संलिप्तता ना रहे उसके लिए तकनीक का प्रयोग किया, पोर्टल बनाने शुरू किए, पारदर्शिता आनी शुरू हुई। आम आदमी सीधा सरकार को अपनी समस्या बता सकता है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर संज्ञान ले सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। दफ्तरों में लंबी लंबी लाइन ना लगे इसके लिए पोर्टल बनाया, घर बैठ के आम आदमी बिजली का बिल भर सकता है, गैस के सिलेंडर के लिए ऑर्डर दे सकता है, उसके गैस का सिलेंडर घर पे पहुंच जाएगा। बैंकिंग में भी जैसे आपने देखा, फैमिली पे बोलिए उसका पोर्टल बताइए क्या कर रहा है। परिवार का भ्रष्टाचार करने की आदत थी, उन लोगों के पेट में लात लगी। एक उदाहरण देके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए हरियाणा प्रदेश में जो बुढ़ापा पेंशन जाती थी 2016 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने DBT कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सीधा बुजुर्गों के खाते में पेंशन जाएगी। तकलीफ किसको हुई? यही ओंकार जी थे जो विरोध कर रहे थे, इन्हीं कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी। अब उसका कारण समझिए, 1100 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश की जनता का बचना शुरू हुआ इस DBT की वजह से। 3.25 लाख ऐसी पेंशन जाती थी जो लोग इस दुनिया में नहीं थे। टीना जी डिजिटल माध्यम, ठीक है प्रवीण जी, टीना जी डिजिटल माध्यम से अगर कोई पेमेंट हो रही है और पारदर्शिता आ रही है चीजों में, जनता को जिसका अगर लाभ मिल रहा है, तो ऐसे में विपक्ष को क्या दिक्कत है? बहुत संक्षेप में बात रखिएगा। जलाने की कोशिश करते हैं, कितने लोगों की पेंशन काट दी है, इनसे सवाल पूछेंगे ना। आप जाएंगे जनता के बीच,
इनको ठीक से हिसाब करके देगी जनता कि कितनी लोगों, कितने बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन काटी, लेकिन बोलेंगे नहीं। यदि ऐसा डाटा दिखा देंगे, लेकिन जनता डाटा में विश्वास नहीं करेगी। जनता जो है एक्चुअल में, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से जेबें काटी है जनता को इस हरियाणा प्रदेश को इन्होंने ऐसा बना दिया है, जहां हरियाणा प्रदेश नंबर 1 कहा जाता था, कांग्रेस की सरकार थी, लगातार जो है अब कांग्रेस की बात होगी। और देखिए इनके साथ जो जिस तरीके से प्रदेश की जनता के साथ आंकड़े तो साझा किए जा रहे हैं ना, पेंशन तो दी जा रही है, ऐसा कोई आंकड़े नहीं है इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करने में बल्कि सरकार है, इवेंट सरकार है ये, कोई आंकड़े नहीं, इनके आंकड़े भी फेक है इनकी। चलिए ठीक है, आंकड़ों पर तो भरोसा किया जा सकता है, सर्वे होता है। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी, वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि अगर डिजिटली माध्यम से पेमेंट हो रहा है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है, तो विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए बजाय उसके विरोध के। बिल्कुल समर्थन करेंगे, लेकिन जरा ये तो बता दीजिए, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी बार बार कैंप लगा रही है सरकार, बार बार कैंप क्यों लगा रही है कैंप? कारण गलतियां हैं, और गलतियों के लिए जिस कंपनी ने इसका सर्वे किया था उस कंपनी को दोषी क्यों नहीं बनाया? उसके डायरेक्टर को अंदर कर दीजिए, 2 दिन में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सरकार तो भी पैसे दिए, उनसे कमीशन लिया, 40% 50% कमीशन का लिया। अरे परवीन अत्री जी को भी पता, हो सकता है इनको भी कहीं ना कहीं पंजी दसी मिल रही हो, जो इतनी धड़ल्ले से सरकार का कर रहे हैं, ये इन्हीं को पता है। और आज अगर पोर्टल चल रहा है, ये दो व्यवस्थाएं, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, इस सरकार को शमशान घाट तक छोड़ चलिए इसका भी एक जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण जी बड़े संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि बार बार कैंप लगाए क्यों जा रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हुई हैं उनको दूर करने के लिए? बहुत संक्षेप में 10 सेकंड का समय। विपक्ष की मानसिकता को समझने के लिए इतनी बात ही काफी है। सरकार ने लगभग 46 लाख जो प्रदेश की प्रॉपर्टीज है उनकी आईडी का काम शुरू किया, उसके अंदर कुछ कमियां रह गई। 160 करोड़ रुपए उनकी गलती क्यों है? कुछ अब देखिए चिल्लाने लगे, इनको परेशानी बड़ी होती है मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि इनकी औकात पता लगनी शुरू हो जाती है उसी तरह से, फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। आपके ओंकार जी आपके इस सवाल का जवाब मैं फिर किसी डिबेट में लूंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो 2024 के चुनाव अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। जैसे कि बीते दिन भी सौगात देखने को मिली थी जब बल्लभगढ़ और पलवल मेट्रो का काम अब शुरू हो चुका है, और इसी कड़ी में अब देखने वाली बात यही होगी कि जनता किसको सत्ता की डोर थमाती है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।